हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का आपका जो टॉपिक है, जो यूपीएससी का ज्योग्राफी चल रहा था, उसका मैं तीसरा लेसन पढ़ा रही थी और तीसरे लेसन का अभी आपका चैप्टर ख़त्म हुआ नहीं है, अभी वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो लेसन है वो काफ़ी विस्तृत है, तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट के रूप में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो ठीक देखिए फ्रेंड्स, आपके तीसरे लेसन का आज आपका 5वां लेक्चर चलने वाला है। 5वें लेक्चर में मैं ये बात करूँगी कि मैंने बताया था आपको कि जो ये आपका टॉपिक क्या चल रहा था, ये चल रहा था कि वो विशाल मैदान के बारे में, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है मतलब ये। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसकी ऊंचाई और भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको पांच महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा गया है। अब वो 5 महत्वपूर्ण प्रदेश क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था भाबर, दूसरा क्या था तराई, और फिर था बांगड़, और क्या था डेल्टा, और क्या था खादर। यही था ना 5। ठीक है, यही आपके 5 महत्वपूर्ण प्रदेश थे जिसमें क्या किया गया है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान को बांटा गया है। तो मैंने भाबर पे चर्चा किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, तराई के बारे में। अब तराई क्षेत्र कैसा है ना, तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तराई पर चर्चा कर रही हूँ, तो तराई क्षेत्र को समझते हैं। तो देखिए, ये क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। सबसे पहले ये समझो कि तराई कैसा क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भाबर प्रदेश है, भाबर प्रदेश में जो दक्षिण का आपको क्षेत्र है वो एक दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश का जो दक्षिणी का क्षेत्र है वो एक दलदली क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है तराई। तो ये तो रहा कि तराई किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण जो बारीक मतलब जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनसे क्या हुआ है, उनसे तराई का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि बालू, रेत, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, इन सबसे इन क्षेत्रों का क्या हुआ, तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए, भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी नदियां, देखिए जो छोटी नदियां होती हैं जो भाबर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं वो वहाँ पे नजर नहीं आती, वो अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्यमान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर होते हैं। और जानते हो कि जब कंकड़ पत्थर में मतलब कि जब कंकड़ पत्थर होता है, जब नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित, अब ऐसा तो है नहीं कि बड़ी बड़ी नदी प्रवाहित हो तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर को बहा ले जाएंगी, है ना, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे छोटी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो छोटी नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को कैसे अपने साथ ले जाएंगी, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, वो कंकड़ पत्थर के बीचों से अगर प्रवाहित होती हैं तो नजर ही नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं छोटी छोटी, वो अदृश्य हो जाती है, नहीं दिखाई देती। और वही नदियाँ जब बहते हुए जाती हैं कहाँ, तराई के क्षेत्र में, तो वो नदियाँ वहाँ पे क्या हो जाती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं। मतलब वही नदियाँ तराई क्षेत्र में क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें थी। अब देखिए, वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। बिल्कुल, मैं ये बता रही हूँ कि आपको जो तराई का क्षेत्र है, आप देखोगे कि जितना विस्तार पश्चिम दिशा की ओर तराई का नहीं है, उतना आपको पश्चिम मतलब पूर्व की ओर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम की अपेक्षा तराई क्षेत्र का विस्तार पूर्व में अधिक है। कैसे, आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको ये रहा पश्चिम दिशा, और पश्चिमी दिशा में सिर्फ आपको इतना ही विस्तार देखने को मिल रहा है। जबकि आप इस साइड आ जाओ पूर्व में तो आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो यही बातें कह रहा है। ऐसा क्यों है कि हमें पश्चिम में कम और पूर्व में अधिक इसका विस्तार देखने को मिलता है तराई क्षेत्र का। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्षा जो होती है, क्या मतलब वर्षा की अधिकता के कारण वर्षा अधिक होती है, तो इसका जो बहाव होता है वो मतलब कि अधिक होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ये क्षेत्र है मतलब तराई, वो पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक विस्तार हुआ है। ठीक है, इसलिए वो बड़ी हैं, मतलब इसका जो तराई क्षेत्र है इसका विस्तार पूर्व में अधिक पाया जाता है। ठीक है, वर्षा की अधिकता के कारण। ठीक है, क्लियर। आगे चले, देखिए भाबर क्षेत्र में जो मैं आपको बताई कि जो नदियां दृश्यमान हो जाती हैं वो तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगती है पुनः। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए, इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण एक बात और याद रखना, जो नदियां प्रवाहित होती हैं ना यहाँ तराई क्षेत्र में, वो नदियां मतलब उनका जो पानी होता है वो बिखरा हुआ रूप में वो नदियां प्रवाहित होती हैं। मतलब देखिए, जैसे कि आप देखो, अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो बिखरा हुए रूप में प्रवाहित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नदियाँ सीधे एक ही दिशा में बहती हो, मतलब ऐसे ऐसे नहीं। यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं तराई में, वो बिखरे हुए रूप में, मतलब ऐसे ऐसे बिखरे हुए रूप में प्रवाहित होती हैं। ऐसा क्यों
है ना। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तराई क्षेत्र में ढाल की कमी होती है। अब भाई इतना समझो, मानो कि अगर ये देखो यहाँ से अगर मानो कि यहाँ से कोई नदियाँ ऐसे प्रवाहित होगी तो यहाँ पे तो ढाल है, तो नदियों की जो दिशा होगी वो सीधी होगी, लेकिन यहाँ पे तो ढाल है ही नहीं तराई क्षेत्र में। जब ढाल नहीं है तो यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होंगी, सीधी बात है वो बिखरे हुए रूप में प्रवाहित होंगी, है ना। तो यहाँ पे बात यही है कि यहाँ पे मतलब इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, यानी कि नदियाँ बिखरी हुई रूप में बहती हैं, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नमी रहती है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमेशा क्या रहती है, यहाँ पे नमी रहती है, हमेशा नमी रहती है। यहाँ की जो ज़मीन है वो हमेशा उसमें आपको नमी ही देखने को मिलेगा। अब क्यों? तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो बिखरे हुए रूप में क्या होती हैं, बिखरे हुए रूप में बहती हैं। ठीक है, अब बिखरे हुए रूप में क्यों बहती हैं, मतलब फैले हुए रूप में क्यों बहती है? तो क्योंकि यहाँ पे ढाल की कमी होती है। ठीक, देखिए कृषि के लिए विशेषकर जैसे कि गन्ना हो गया, चावल हो गया और जैसे गेहूं हो गया। अब जानते हो कि ये सब जो फसलें हैं पानी युक्त हैं, इन्हें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे नमी रहती है, यहाँ पे जब नमी हमेशा नमी आपको मिलेगी तो यहाँ पे सीधी बात है आप गन्ना की खेती कर सकते हो, चावल की खेती कर सकते हो, गेहूँ की खेती कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप इसे ऐसा बोल सकते हो कि कृषि के लिए भूमि युक्त नहीं है, नहीं है। देखिए मैंने आपको जब बढ़ाया था कि विशाल मैदान, तो विशाल मैदान ही क्या है, यहाँ पे विशाल मैदान मतलब जो यहाँ पे जो विशाल मैदान है, इसमें खेती के लिए ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पे इसके भौतिक और इसके ऊंचाई के आधार पर इसको 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा गया, यही है। तो मैंने आपको तराई बताया, भाबर भी बताया था, लेकिन आज मैंने किस पे चर्चा किया, तराई पर। तो तराई की विशेषता क्या है कि इसमें आपको हमेशा इस क्षेत्र में नमी देखने को मिलेगी, और नमी की वजह से ही यहाँ पे गन्ने की खेती हो सकती है, धान की होती है और गेहूं की होती है, जो पानी युक्त फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा नमी क्यों रहती है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो बिखरे हुए रूप में बहती हैं। ठीक है, यानी कि जब नदियाँ ऐसे ऐसे बहेंगी तो पूरे क्षेत्र को कवर कर लेंगी, और जब क्षेत्र को कवर कर लेंगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, नमी ही रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फसल आसानी से उगाए जा सकते हैं जो पानी युक्त है। ठीक, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो नदियाँ बिखरे हुए रूप में बहती हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढाल की कमी है ना। अब फिर दूसरी पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में अदृश्यमान हो जाती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, वही नदियाँ तराई क्षेत्र में क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो कम होते होंगे, इसलिए इसी वजह से वो दिखाई देने लगती हैं। और यहाँ पे ढाल की भी कमी होती है, तो पानी जो बहता है वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि तराई क्षेत्र कहते किसे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि भाबर का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो हमेशा क्या रहता है, मतलब कि दलदली रहता है, तो उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तराई। अब तराई दलदली क्षेत्र है, इतना पकड़ना, दलदली क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं बिखरे हुए रूप में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स थे तराई को लेकर के। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में भी आया होगा, अगर नहीं भी आया हो तो आप पूछ लेना। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बांगर समझाऊंगी, डेल्टा और खादर पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 चलेगा, यानी कि भारतीय मरुस्थल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पे जो पॉइंट है उसे मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद आपका लेसन 4 चलेगा। ठीक, ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।